वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया था और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था नर्व्स के बारे में। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया, हम लोगों ने पूरा ब्रेन पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। एनसीईआरटी में तो बहुत ऊपर ऊपर से उड़ा के ले गया, पर क्वेश्चन वो पूछ लेता है। समझ में आई बात? पर वो क्वेश्चन पूछ लेगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप हो सकता है फंस जाएं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने अच्छे से खत्म किया मेरे प्यारे बच्चों। सो ब्रेन को मैंने 4 पार्ट में पढ़ाया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सब कुछ एनसीईआरटी सब पढ़ा डाला मैंने उसमें। मेरी ये गुजारिश है कि उन लेक्चर्स को आप बहुत प्यार से, बहुत मन से देखो, क्योंकि अगर उन लेक्चर्स को प्यार से, मन से देखोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा नु लाइफ हो जाएगा। डन हो गई इतनी बात। सो बच्चों, आज की कहानी जो मैं आपको समझाऊंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब डेली लाइफ में जो आपके साथ होता है ना, वो सारी चीजें आज आपको लेक्चर में मिलेंगे। बेहतरीन मजा आ जाएगा आपको। फिर आइए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट विच इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बट वी हैव टू कवर सर्टेन पॉइंट इन दिस लेक्चर। वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले लास्ट क्लास को रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नर्व्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स इन द नेचर एंड वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर मैं बात करूं किसी नर्व्स की किसमें कि वो कहाँ से निकल रही है, ध्यान समझो। अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी नर्व कहाँ से निकल रही है, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नर्व। वन इज द क्रेनियल नर्व एंड वन इज द स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होती हैं जो कि ब्रेन से बाहर आती हैं, और स्पाइनल नर्व वो नर्व होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व कितने पेयर होती हैं बच्चों? 12 पेयर होती हैं। और स्पाइनल नर्व कितने पेयर होती हैं? स्पाइनल नर्व होती हैं 31 पेयर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने नेचर के आधार पर बताया था कि जो नर्व होती हैं वो 3 नेचर की हो सकती हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। जो नर्व सिग्नल लेकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम हमेशा नर्व्स को ही पढ़ेंगे, और नर्व्स क्या क्या एक्शन करती हैं उसके आधार पर अलग अलग डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम है, ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट आपको एक बात, जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्लियर होना चाहिए। वो ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। हम हमेशा उन नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं जो सिग्नल लेकर जा रही होती हैं या सिग्नल लेकर आ रही होती हैं, क्योंकि वो सब बाहर का पार्ट है, तो हमेशा नर्व्स इसके अंदर आती हैं। अब मैंने आपको बताया था कुछ होती हैं सेंसरी नर्व, कुछ होती हैं मोटर नर्व और कुछ होती है मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व वो नर्व होती हैं जो सिग्नल लेकर कहाँ जाती हैं बच्चों? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ कॉकरोच बैठा है तो यहाँ से सेंसरी नर्व आएंगी और आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल डिलीवर हो जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो सिग्नल डिलीवर होगा मेरे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। ठीक है, कुछ होती हैं मोटर नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती हैं, ताकि आप पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्स कर सके। कुछ नर्व ऐसी होती हैं बच्चों जिनमें दोनों प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जिनमें दोनों प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होता है, उसमें मोटर न्यूरॉन भी होता है, मतलब वो सिग्नल लेकर जा भी रही होती हैं और सिग्नल लेकर आ भी रही होती हैं। उनमें दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि नर्व्स एग्जैक्टली होती क्या है। पहले यही पढ़ाया था, उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। नर्व्स होती क्या है? नेक्स्ट, नर्व्स कुछ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता होगा कि जो ग्रे मैटर होता है वो अंदर की ओर होता है, और उस ग्रे मैटर से बाहर आते हैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सॉन्स। उन एक्सॉन्स के ग्रुप को हम न्यूरॉन कहते हैं। पर क्या एग्जैक्टली एक्सॉन के ग्रुप को हम न्यूरॉन नर्व्स कह सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ग्रुप ऑफ एक्सॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की ओर जा रहे हैं, उनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का जब लेयर बाइंड कर जाएगा तभी वो नर्व्स कहलाएंगी। डन। सो द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विद द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज नर्व्स। नर्व्स आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर ऐसा ही ग्रुप ऑफ एक्सॉन आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिल जाए तो उसे हम ट्रैक्ट कहते हैं। आइए,
फिर मैंने आपको पढ़ाया कि 12 पेयर की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं हमारे पास? हमारे पास होती हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। हाउ मेनी पेयर्स वी हैव क्रेनियल नर्व्स? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल जो बाहर ब्रेन से बाहर आती हैं और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं। डन हो गई इतनी बात। अब अगर आपको याद हो तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स में कौन कौन सी नर्व्स थी वो मैंने आपको बताई थी, जिंगल याद करवाई थी कि इसको हमको कैसे याद करना। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लॉसल, ये तो मुझे नाम से याद है, पर आपको मैंने एक जिंगल भी बताई थी। उस जिंगल में मैंने आपको क्या बताया था ये याद रखिए, थोड़ा साफ सफाई कर दूं यहाँ पे। उस जिंगल में मैंने आपको क्या बताया था वो देखिए। हर नर्व को आपको रोमन नंबर में लिखना है बच्चों, है ना। हर नर्व को हमको किससे लिखना है? रोमन नंबर से लिखोगे तभी मजा आएगा। मजा क्या है, इसको लिखते ही ऐसे, ठीक है, मजा वजा की बात नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी नर्व है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास है नर्व है ऑल्फैक्टरी, उफ उप उक, ठीक है, उफ उप उक, ठीक है, उफ उप उक। डन। उफ उप उक, ध्यान से समझो। उफ उप उक, उफ से ऑल्फैक्टरी, उप से ऑप्टिक, उक से ऑक्यूलोमोटर, फिर ट्रैक्ट, ट्राई, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब एब्ड्यूसेंस, फिर आओ, गाओ, वालो, ऐसे, हंसो, गाओ, ठीक है। ये बताया था मैंने। उफ ऑल्फैक्टरी, उप ऑप्टिक, उक ऑक्यूलोमोटर, ट्रैक्ट ट्रॉक्लियर, ट्रैक्ट ट्राइजेमिनल, अब एब्ड्यूसेंस, फिर फेशियल, आओ ऑडिटरी, गाओ ग्लॉसोफेरिंजियल, वालो वेगस, हंसो ऐसे, एक्सेसरी स्पाइनल, हंसो गाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन से नेचर की होती है। देखो सेंसरी, प्योर सेंसरी नेचर के हमारे पास 3 नर्व हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। ये तीनों सेंसरी नेचर की होती हैं। उसके बाद मोटर की हम लोग बात करें तो मोटर की नेचर की कौन कौन की बताई थी मैंने आपको? मोटर बताया था मैंने आपको हाइपोग्लॉसल, एक्सेसरी स्पाइनल और कहाँ गए अपन? एब्ड्यूसेंस, और आपके जितने भी आई बॉल मूवमेंट वाले थे ट्रॉक्लियर और ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और अपना एब्ड्यूसेंस, ये आई बॉल मूवमेंट करवाते हैं। ऑल्फैक्टरी जो होता है ये स्मेल दिलवाता है। ऑप्टिक आपको विजन करवाता है। ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट नर्व विच एक्यूमुलेट lots and lots and lots of what? Lots and lots of what? Lots and lots of what? न्यूरॉन्स। तो इसलिए इसको हम लार्जेस्ट नर्व कहते हैं। ये मैस्टिकेशन में मदद करती है, सॉल्विंग में भी मदद करती है। एब्ड्यूसेंस, आई बॉल मूवमेंट। फेशियल जो नर्व होती है ये 7th क्रेनियल नर्व है, बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व होती है, कान के पीछे से निकलती है। इमोशंस को, टेस्ट को, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। ऑडिटरी एक सेंसरी नर्व है और ये हियरिंग का काम करती है। ये टेम्पोरल लोब को सिग्नल लेकर जाती है और वहाँ पर हियरिंग हम इस नर्व की वजह से हियरिंग कर पाते हैं। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो होती है ये बेसिकली टेस्ट का कंट्रोल करवाती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लॉसोफेरिंजियल और फेशियल ये दोनों 2/3 पार्ट ऑफ द टेस्ट फेशियल कंट्रोल करवाती है और 1/3 पार्ट ऑफ द टेस्ट ग्लॉसोफेरिंजियल करवाती है, ठीक है। उसके बाद वेगस जो होती है ये 10th क्रेनियल नर्व होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व। एक्चुअली लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क ये है कि ट्राइजेमिनल में बहुत सारे जो है नर्व्स होते हैं। ट्राइजेमिनल को हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये दांत जबड़ों में जाती है, इसलिए डेंटिस्ट की नर्व हो गई। इस पर लोग बचा के करते नहीं तो नर्व खिंच जाए तो आदमी को पैरालिसिस हो सकता है। वेगस नर्व जो होती है ये बहुत ही लॉन्गेस्ट नर्व होती है, बहुत सारे विसरल ऑर्गन को कवर करती है, बहुत सारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। वेगस नर्व पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी मिक्स नेचर की नर्व है। एक्सेसरी स्पाइनल नर्व जो होती है ये लैरिंक्स एंड फेरिंक्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। जब आप निगलते हैं, जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो लैरिंक्स एंड फेरिंक्स का प्रॉपर मूवमेंट होना ज़रूरी है और इस मूवमेंट से आप बोल पाते, निगल पाते हैं, ठीक है। हाइपोग्लॉसल जो होता है ये मूवमेंट ऑफ टंग, और जो भी मूवमेंट वाला पार्ट होता है बच्चों मोटर नेचर के, जैसे कि ये लैरिंक्स फेरिंक्स का मूवमेंट करा रही है एक्सेसरी स्पाइनल तो ये मोटर है, टंग का मूवमेंट करा रही है तो ये मोटर है, आई बॉल का मूवमेंट करवा रही है जो वो मोटर है। तो 5 मोटर हो गई, 3 हो गई आपकी सेंसरी और बाकी जितनी बची वो मिक्स नेचर की होंगी, मतलब 4 होंगी। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई एंड 4 हो गई मिक्स्ड, ठीक है।
ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पाइनल नर्व्स के बारे में। अगर मैं पीछे लेके चलूँ आपको लास्ट लेक्चर के, तो ये हो गया स्पाइनल नर्व, ये तो मैंने पूरे एक्शंस पढ़ाए थे आपको। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इसको कंपेयर करवाया था आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, कि वर्टिब्रल कॉलम से आप कंपेयर करोगे तो नर्व्स को पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और उससे स्पाइनल नर्व्स बाहर आती हैं। तो सर्वाइकल बोन है आपके पास 7, पर आपके सर्वाइकल नर्व्स कितनी, सर्वाइकल बोन के अंदर जो है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के अंदर स्पाइनल नर्व्स होती है ना। तो अगर सर्वाइकल बोन है आपके पास 7, तो आपके पास स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 8, ठीक है। थोरैसिक बोन है आपके पास 12, तो यहाँ पर थोरैसिक नर्व भी है 12। लंबर बोन कमर की हड्डियां हैं 5, तो लंबर नर्व भी कितनी है, 5। उसके बाद सैक्रल नर्व है आपके पास 5, पर यहाँ पर सैक्रल नर्व भी है 5, ठीक है। पर यहाँ पर सैक्रल हड्डी जो होती है वो है 5 पर फ्यूज्ड होकर उसको एक ही कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि 26 बोन है रीढ़ की हड्डी में, पर नर्व हम 31 मानते हैं, क्योंकि हम सैक्रल जो फ्यूज बोन हो गई उसके 5 नर्व हम अलग अलग गिनते हैं, ठीक है। कॉकिक्स हम 5 बोन होती है वो फ्यूज्ड होकर एक पूंछ की हड्डी बनाती है, यहाँ पर भी नर्व हम एक ही गिनते हैं। तो ये हो गई स्पाइनल नर्व्स। समझ में आई बात। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सारी मिक्स्ड नेचर की होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स वो मिक्स्ड नेचर की होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइनल नर्व और कुछ हो गए क्रेनियल नर्व। डन हो गई इतनी बात। आइए अब उसके बाद वी हैव लर्न द नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम इन द लास्ट क्लास। आई होप कि उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बच्चों, बड़ी ही आसान सी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है क्या, वो है ये, ठीक है, वो है ये, गौर से देखिए। ये बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस चल रही होती हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता बच्चों, पता है आपको। बहुत सारी अनगिनत प्रोसेस ऐसी हैं मेरे बच्चों जो चल रही होती हैं और उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। उन सारी प्रोसेस को जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक चलने वाली प्रोसेस। और ये सारी जो प्रोसेस होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता वो नर्व से कंट्रोल होती हैं। समझ में आई बात। और नर्व्स किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। नर्व्स दो प्रकार का फंक्शन कंट्रोल कर सकती हैं, या तो वो कोई ऐसा फंक्शन कंट्रोल कर रही हैं जो आपके विल के अंदर है, ठीक है, या तो कोई ऐसा फंक्शन कंट्रोल कर रही हैं जो आपके विल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके विल के अंदर है तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कौन से सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और अगर आपके विल के कंट्रोल के अंदर नहीं है तो हम उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। डन हो गई इतनी बात। इसमें अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से तो पढ़ा ही दिया था, ठीक है। पूरी नर्व्स अपन ने डिस्कस ही कर ली थी, तो कोई स्ट्रेस तो था नहीं। अभी रिवीजन भी करा दिया तुम्हें, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक बार डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्या होता है कि हमको ये बताया था मैंने, हालांकि लास्ट क्लास में भी मैंने ये आपको क्लासिफिकेशन बना के बताया था, पर ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं, ठीक है। सीएनएस को भी जाने देते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेटा मेरे, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, ओके। दुनियादारी की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ी जाती हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बच्चों 2 पार्ट होते थे, ठीक है। कौन कौन सा होता था, एक होता था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्योंकि अब इस वाले लेक्चर में, ठीक है, दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट होते हैं, वो कैसे एक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वी हैव 2 पार्ट्स मेरे बच्चों, वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और आज की क्लास जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या है। अगर देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, समझे। तो अगर आपकी नर्व्स, ध्यान समझना, अगर आपकी नर्व किसी वॉलंटरी पार्ट को सिग्नल दे रही है, ठीक है। अगर कोई नर्व किसको सिग्नल प्रोवाइड करवा रही है बच्चों, अगर कोई नर्व सिग्नल लेकर कहाँ जा रही है, किसी बॉडी के वॉलंटरी पार्ट में, ठीक है। किसको देती है ये सिग्नल, वॉलंटरी पार्ट ऑफ द बॉडी को देती है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। जैसे मान लो कि ये सिग्नल जो है वो किसी के लेग में आ रहा है, ओ माय गॉड, या किसी के हैंड में आ रहा है या किसी भी पार्ट में आ रहा है, ठीक है।
सपोज दैट कि जो फंक्शन है वो किसी के लेग्स में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो सिग्नल है किसको दे रहे हैं हम, लेग्स। अब अगर हमको लेग्स मूव करना है या हाथ मूव करना है तो ये हमारा वॉलेंट्री फंक्शन है, ये हमारे विल के अकॉर्डिंग है। मेरा मन करेगा तो मैं पैर हिलाऊंगी, मेरा मन करेगा तो मैं किसी को चाटा धर दूंगी, मेरा मन करेगा तो किसी का गला दबा दूंगी मैं, तो ये मेरा मन है, ठीक है। मेरा दिमाग बोलता है कि ऐसा काम करो तो मेरा हाथ वो करने लगता है, और अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी। पर बॉडी में ऐसे भी ऑर्गन होते हैं जो विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? विल के अकॉर्डिंग कौन काम नहीं करता, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, लंग्स, ये सब काम नहीं करते। और आज मैं बोलूँ, आज मैं बैठी हुई और मैं बोलूँ मेरा लंग्स, बेटा आज जो है तो तुम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हो, तो आज मेरा मन नहीं है 15 बार सांस लेने का, आज तुम 10 ही बार सांस लोगे। ऐसा होता है क्या बच्चों? पर अगर मैंने कहीं पर, अब मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा पीटी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है, तो मैं बोलती हूँ कि आज 15 बार की जगह 10 बार ही अपन एक्सरसाइज करते, तो ये तुम्हारी विल है ना। तो जो भी बॉडी में जो भी सिग्नल तुम्हें तुम्हारी बॉडी के वॉलेंट्री पार्ट को मिलते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमेशा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो वी हैव टू लर्न ऑल द टाइप ऑफ नर्व्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर। बच्चों प्लीज़ उसको लर्न करना, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेसिकली वी हैव टू टेक 2 पार्ट्स। वन इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमेशा वो नर्व्स काम करती हैं जो वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो नर्व्स उन जगहों पर जाती हैं जहाँ पर आपका वॉलेंट्री पार्ट होता है, हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगलियाँ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बच्चों। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैं डिटेल में लूँगी, इसलिए मैं अलग पार्ट बना रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे भी समझा देती हूँ। अगर आपकी नर्व्स किसी, ठीक है, इनवॉलेंट्री पार्ट को सिग्नल दे रही हैं, ठीक है, अगर आपकी नर्व्स किसी इनवॉलेंट्री पार्ट को सिग्नल दे रही हैं, तो ये कौन से नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा जाएगा? किसी इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, किसी इनवॉलेंट्री पार्ट को सिग्नल दे रही हैं, तो ये किसके अंदर पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। पर हमेशा ये याद रखो मेरे लाल कि रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं हो सकता। दुनियादारी में हमेशा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं, हंसना, रोना, गाना, दुख होना, नॉर्मल होना, ये सब अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं जो मे बी आपके विल के अंदर कंट्रोल में ना हो। समझ में आई बात? कई बार हम क्लास में बैठे होते हैं और किसी बात से हमको भयंकर तेज हंसी आने लगती है और हम अब हंसी नहीं रोक पाते और हम बहुत भयंकर हंसने लग जाते हैं, तो उस समय आपका विल कंट्रोल पे नहीं, विल नहीं है ना, मतलब विल, आपकी विल पावर उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो दिस रिस्पॉन्स इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, एंड एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज विच इज फाउंड इन टू योर बॉडी and which is not under the control of your will, always considered as a part of autonomic nervous system. So there are different kinds of the nerves which control the various kind of function in the body. So the nerves which control the voluntary functions of the body, like this, like this, like this is the somatic nervous system, and the nerves which control the involuntary function of the body, like मैं आप करके नहीं बता सकती क्योंकि वो तो मेरे विल के अंदर है नहीं, तो this is they are the part of autonomic nervous system. Now बच्चों अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिकली वी हैव 2 पार्ट्स, ठीक है। ANS लिख रही हूँ मैं, पर प्लीज आप इसको फुल फॉर्म लिखना है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बच्चों 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक, ठीक है। वन इज द पैरासिम्पैथेटिक, ध्यान समझो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, वन इज द पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक। अब इनके में अभी हम लोग स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों में, पर थोड़े सा फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन मतलब कि थोड़े से कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आ जाए। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, और अगर आ गया और अगर आपको नहीं बना तो मतलब ये तो बहुत ही गड़बड़ काम है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, चलिए देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, इसका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है, ध्यान समझना, ओवरऑल इफेक्ट जो होता है ये कैसा होता है? ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो होता है इनिबिटरी, ठीक है, इसका ओवरऑल इनिबिटरी इफेक्ट होता है, और इसका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो होता है एक्साइटेटरी, ठीक है, ओके, एक्साइटेड करने वाले होते हैं ये। मैं डिफरेंस समझाती हूँ ये क्या है। देखिए, सपोज दैट कि अगर आपके सामने मेरा बर्थडे है, सपोज दैट अगर मेरा बर्थडे है और मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत ही प्रिंसेस टाइप का एक कोई ड्रेस लाया, तो मैं जैसे ही देखूंगी
तो मेरी आंखें देखना क्या रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, मेरी आंखें फटी रह जाएंगी, वाओ, और हो सकता है मैं खुशी से चीख कर चिल्लाने लगूं, कूदने लगूं, हो सकता है कि मैं इतनी खुश हो जाऊं कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वो ड्रेस लेने की चाहत जो थी वो मेरे 50 साल तो की तो मैं खुद ही नहीं हूँ, 2-3 साल पहले की थी, ठीक है। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत एक्साइटरी इफेक्ट है। अब मान लो कि मैं टीवी देख रही हूँ, ठीक है, या तुम अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम मेरा लेक्चर सुनते सुनते जो है तो कुर्सी के ऊपर चढ़ जाओ, पंखे के ऊपर लटक जाओ, पंखे के ऊपर घूम रहे हो, ऐसा तो होता नहीं होगा। नॉर्मल बैठ के सीधे साधे सच्चे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे जो लोग, वो नीचे चैटिंग मार रहे होंगे, बेटा ये बात गलत है ना, ये अपने करना नहीं है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। बर्थडे में ड्रेस को देखकर कुर्सी के ऊपर चढ़कर याहू चिल्लाना एक दूसरा इफेक्ट है, और मेरे लेक्चर्स को देखकर नॉर्मली कॉपी में लिखकर पढ़ते जाना ये दूसरा इफेक्ट है। लेक्चर देखते समय भी आपके साथ 2 इफेक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर नॉर्मल, उनकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा भयंकर वाला रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में कॉकटेल्स ऑफ हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, क्योंकि वो लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि यही कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। ये गलत बात है बिल्कुल। तो उनके बॉडी में एक्साइटरी इफेक्ट चल रहा है, जो लोग चैटिंग कर रहा है, ठीक है, और वो लोग जो नॉर्मल हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बॉडी में नॉर्मल इफेक्ट्स चल रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो सिर्फ मेरे वीडियो के अंदर ही चल रहे हैं। एक है बच्चों सिंपैथेटिक, जो लोग चैट कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये लड़की से बढ़िया हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये है वो है, तो ये एक्साइटरी इफेक्ट है। एक्साइटेड है मतलब दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, ठीक है, मुंह सूख रहा है आपका, ठीक है, पसीना आ रहा है, इतना एक्साइटेड हो गए हैं, तो ये होता है सिंपैथेटिक इफेक्ट। समझ में आई बात? द नर्व्स विच कंट्रोल योर एक्साइटेशन, द नर्व विच एक्साइट योर बॉडी आर ऑलवेज कंसिडर्ड इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई लेक्चर और देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कोई दिक्कत, उनको मतलब ही नहीं, भाड़ में जाए चैट वैट, उनको कोई मतलब नहीं है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उनकी बॉडी में काम कर रहा है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वो नर्व्स जो बॉडी को नॉर्मल रखने का काम करती हैं, वो होती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट, ठीक है। और वो नर्व्स जो बॉडी को एक्साइट करने का काम करती हैं, वो होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। समझ में आ गई बात? तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता, देखो बाजू से कुत्ता निकल जाता है तो तुम नॉर्मल रहते हो, कोई टेंशन नहीं है, तो कौन सा नर्वस सिस्टम है बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक। पर वही कुत्ता जो है अपने पूरे दांत ऐसा निकाल के और पीछे तुम्हारे भागना शुरू करे तो तुम क्या करेगा? बोलो, तुम क्या करोगे बताओ? तुम भागोगे, हो सकता है कि गिर जाओ, हो सकता है कि वो तुमको काट ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। 2 कंडीशन, कुत्ता सामने से बाजू से निकल गया, कोई टेंशन नहीं अपने को, पैरासिम्पैथेटिक। वही कुत्ता पगला गया और उसने आपको दौड़ाना शुरू कर दिया, तो तुम क्या करेगा? दौड़ेगा ना, घबरा जाएगा, हार्ट बीट बढ़े रहेगा, प्यूपिल डायलेट होगा, सलाइवा सूखने लगेगा, जो है तो पेट में अजीब सा होने लगेगा, शरीर पेल पड़ने लगेगा, पीला पड़ने लगेगा, होठ नीले पड़ने लगेंगे। तो ये सब किसका इफेक्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। डन हो गई इतनी बात? सो इसका ओवरऑल इफेक्ट एक्साइटरी होता है और इसका ओवरऑल इफेक्ट इनहिबिटरी होता है, ठीक है। ये क्या करता है वो देखिए, ये फ्लाइट, फाइट और फियर का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। फ्लाइट, फाइट और फियर कैसे? देखो, अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है तो तुम उड़ने की स्पीड से दौड़ेगा ना, ठीक है। अगर नहीं दौड़ पाया तो कुत्ता तुम्हें पकड़ लेगा, तो फिर तुम क्या करोगे? उसको बोलोगे आओ काट लो मुझे, तुम फाइट करोगे, और डर तो तुम्हें लग ही रहा है। समझ में आई बात? तो ये कैसा रिस्पॉन्स देता है बच्चों? ये फ्लाइट, फाइट और फियर का रिस्पॉन्स देता है। समझ में आई बात? डन हो गई इतनी बात? उसके बाद हम लोग देखते हैं ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है बोलो? ये ईट एंड डाइजेस्ट का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ईट एंड डाइजेस्ट का रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके। नॉर्मली डाइजेशन का काम, देखो डाइजेशन का सिंपैथेटिक में एक अलग रोल होता है, ये बात याद रखना आप। तो पैरासिम्पैथेटिक को हम कहते हैं ईट एंड डाइजेस्ट, नॉर्मली खाओ, नॉर्मली पचाओ, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपकी बॉडी सिंपैथेटिक एक्शन आपकी बॉडी में काम कर रहा है बच्चों, तो डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। पर नॉर्मली ईट एंड डाइजेस्ट जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल काम करने वाले पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। ये दोनों पार्ट किसके हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, जो कि ऑटोमेटिक काम करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब जो होता है ये एक्साइटरी, फ्लाइट, फाइट, फियर का रिस्पांस देता है, और इसका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है इनहिबिटरी होता है, ईट एंड डाइजेस्ट इसको हम कहते हैं इस रिस्पांस को, ठीक है।
आइए अब अपन लोग थोड़ी सी स्लाइड रीड करेंगे, तब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं इसको बताती हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ओके। सो एएनएस के दो पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ा है, मैं अभी स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी बताऊंगी। वन इज द इट इज रिलेटेड विद द विसरल रिएक्शन। अच्छा, पहले मैं पैरासिम्पैथेटिक बताऊंगी। इट इज रिलेटेड विद दोज रिएक्शन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड। हाँ, ये मैं आपको और बताऊंगी। ठीक है, ये एक और लिखूंगी। इसमें एनर्जी का क्या होता है मेरे लाल? एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, समझे। और इसमें एनर्जी का क्या होता है मेरे बच्चों? एक्सपेंडिचर होता है। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, सो अगर हम नॉर्मल बैठे हैं तो हम किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च कर रहे हैं क्या? ऐसे बैठे हैं, ठीक है, हाँ मैम ये पढ़ा रही हैं, ये पढ़ा रही हैं, कुछ बोलो मत, तुम तो बस मेरा लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कोई टेंशन नहीं। तो तुम्हारी कोई एनर्जी खर्च कर रही हो क्या? अगर तुम्हें लिखने भी एनर्जी को खर्च करना बोल रहे हो तो बेटा ये तो गड़बड़ काम है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इतनी बॉडी ऊर्जा तो हर सेकेंड ही जला रही होती है। ठीक है, तो ये इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, हम एनर्जी को बचा के रखते हैं, पर इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, किसी चीज़ से खुश हो रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हैं। जो एनर्जी हमने बचाई थी वो यहाँ पर हम खर्च करेंगे। ठीक है, आइए और क्या देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये आपको क्या है, सिंपैथेटिक जो होता है ये बॉडी का प्रोटेक्शन बढ़ाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होने की वजह से बॉडी हमेशा क्या होती है? प्रोटेक्टेड रहती है। नहीं रहेगी क्या? बोलो मुझे, बोलो। डर के मारे रोंगटों का खड़े हो जाना, ये किसका पार्ट होगा? इसका कि इसका? ऑब्वियसली इसका होगा का ना। पी का जो आपके रोम के नीचे जो आपके ये होते हैं, गूज़बम्स होते हैं, इसके नीचे जो है तो आपके मसल्स होती हैं। ठीक है, प्लीका सेमिलुनारिस, तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिससे आपका इंटरनल पार्ट डैमेज नहीं होता। तो डर के मारे रोंगटों का खड़े हो जाना, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव इवेंट। डर के मारे किसी पागल कुत्ते से भाग जाना, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव इवेंट। किसी शेर को देखकर शेर को प्यार करने लगते हो क्या? आओ बेटा आ जाओ, ऐसे करते हो क्या? भागते हो ना, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव इवेंट। ठीक है, और ये कैसा होता है? नॉर्मल इवेंट है। ठीक है, सो सिंपैथेटिक जो होते हैं वो नॉर्मल डेज में नहीं, नॉर्मल डेज में भी पूरे दिन नहीं चलते। ठीक है, और ये जो होते हैं कुछ स्पेशल इवेंट में ही एक्टिव होते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव इवेंट। अगर आपको बॉडी को बचाना है तो यू हैव टू एक्टिव दिस नर्वस सिस्टम। और अगर आपकी बॉडी में सारा नॉर्मल डाइजेशन हो रहा है, नॉर्मल सांस ले रहे हैं आप, नॉर्मल हार्ट बीट हो रही है, नॉर्मल पल्स रेट आपकी, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन आपका, तो ये कौन सा इवेंट है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या बता रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक वो भी लगाया है, देखो बच्चों, यहीं पर बताती हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताऊंगी। देखो क्या होता है सब में, जैसे मान लो कि सपोज दैट मैं एक इवेंट आपको बता देती हूँ, उस इवेंट को आप मन में सोचना और क्या क्या इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में उसके बारे में, देन वी विल टॉक। ठीक है, देखिए क्या होता है। सपोज दैट कि मैंने एक मूवी देखी जिसमें बहुत ही भयंकर चुड़ैल थी। ठीक है, मैंने एक टीवी चालू किया और उसमें बहुत ही भयंकर चुड़ैल थी मेरे बच्चों। ठीक है, देख ली चुड़ैल। उस समय कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अभी वो नॉर्मल बॉडी का सब कुछ चल रहा है। पर जैसे टीवी ऑफ हुई, जैसे ही मैं बिस्तर में जाके लेटी, मेरे शैफ्ट में एक चुड़ैल, वही चुड़ैल मुझे बैठी हुई दिखी। मुझे ऐसा लगा कि वो बैठी हुई दिखी। अब क्या होगा मेरी बॉडी में? क्या नॉर्मल सब कुछ रहेगा? बोलो, भरी 2 बजे रात को कोई तुम्हें ऊपर चढ़ा हुआ बैठा उल्टा ऐसे बाल फैलाए दिख जाए तो तुम क्या करेगा? क्या करेगा बॉडी में तुम्हारे? क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। जब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं चश्मा उतार के दिखाना चाहूंगी आपको। जब चुड़ैल बैठी हुई देखोगे तो आप कैसे करोगे? हाँ करोगे ना, हाँ करा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डर जाते हैं तो आपका जो प्यूपिल होता है, जिसके बारे में हम आईज में पढ़ेंगे, वो डायलेट हो जाता है। प्यूपिल क्या होता है? ये जो आंखों के चारों तरफ काला काला दिखता है ना, इसके सेंटर पर जो एक छोटा सा डॉट काला दिखेगा, बड़े आइरिस के अंदर एक और काला होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। तो जब हम डर जाते हैं तो प्यूपिल डायलेट होता है। नॉर्मल कंडीशन में प्यूपिल जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बताओ डरोगे तो क्या हार्ट रेट नॉर्मल रहेगी? हार्ट रेट तो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, ऐसे लगता है ऊपर मेंढक कूद रहा है।
तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होना मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होना, जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ब्लड पंप होगा। इसमें हार्ट रेट इनिबिट्स मतलब नॉर्मल, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि बहुत इनिबिट हो गई वो मर गए, नॉर्मल रहेगी इसमें, ठीक है। सलाइवरी सिक्रीशन, जब भी हमें डर लगता है, ये हमेशा मेरे साथ तब होता था जब मेरा रिजल्ट आने वाला रहता है, रिजल्ट आने वाला रहता था तो मुझे एकदम ऐसा लगता था कि ऐसे पूरे आंखें फाड़ के और पूरे होंठ नीले पड़े, पूरा चेहरा पेल पड़ा और उसके बाद मेरा मुंह सूखता रहता था। सलाइवा सिक्रीशन डर के मारे क्या होता है हमेशा कम हो जाता है और इसमें सलाइवा सिक्रीशन नॉर्मल रहता है, ठीक है। लंग्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है बताओ मुझे। जब हम लोगों की, बेटा एक चीज याद रखो कि लंग्स और हार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है मेरे बच्चों, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही होगी तो ऑब्वियसली लंग्स को काम ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं। अगर पर यूनिट टाइम जो है हार्ट लंग्स को ज्यादा ब्लड दे रहा है तो ऑब्वियसली पर यूनिट टाइम लंग्स को ज्यादा बार ब्लड लेना पड़ रहा है और उसको ज्यादा प्योर करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लंग्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स टू से दैट ऐसा ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाएगा डर के मारे, होता है कि नहीं। ये सब नॉर्मल कंडीशन है, डर के मारे ठीक, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, सांस चढ़ी हुई है, ये डर है। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा। सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आर एंटागोनिस्टिक, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते, उल्टे होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल पर क्या इफेक्ट होगा बताइए मुझे, एलिमेंट्री कैनाल पर क्या इफेक्ट होगा। ईट एंड डाइजेस्ट, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में मेरे लाल काम कर रहा है तो ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होगा, नॉर्मल खाओ नॉर्मल पचाओ। पर बेटा अगर आपकी बॉडी में डर की स्थिति बनी हुई है तो क्या होगा पता है तुम्हें, तो आपका पेरिस्टाल्सिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। मतलब तुम समझो कि जब आप नॉर्मल खा के नॉर्मल पॉटी जा रहे थे ना, डर लगने के बाद अब आपका ये जो पेरिस्टाल्सिस है, ये जो आपका नॉर्मली जो स्टूल को बाहर निकालना, ये खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाना, खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाना, ये सब कम हो जाएगा। इट मीन्स टू से दैट ये पूरी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगी वो स्लो हो जाएगी। समझ में आई बात। इसलिए बच्चों कितनी भी भूख लगी होने के बावजूद अगर आपको कोई डरा देता है ना तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, ये याद रखना तुम, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद रखो कि अगर बर्थडे की शॉपिंग करनी हो, ठीक है, किसी फ्रेंड की शादी की शॉपिंग करनी हो तो सारे जो है अपने भूख प्यास मिट जाती है ना। ये समझो कि उस समय पर इतने एक्साइटेड हो आप कि सिंपैथेटिक नर्व्स काम कर रही हैं और उन्होंने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐस की तैस मचा रखी है, भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऑब्वियसली अगर डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्लो है तो जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, चाहे इंटेस्टिनल जूसेस की ग्लैंड हो, चाहे स्टमक की ग्लैंड्स हो, चाहे सलाइवरी ग्लैंड्स हो, जितनी भी ग्लैंड्स जो होती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है, वो सारी स्लो काम करने लगेंगी। मेरी बात समझी गई, क्या बोला मैंने, आइए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सिंपैथेटिक में जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो स्लो हो जाता है, उसमें नॉर्मल रहता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भले ही स्लो हो जाए बेटा, पर डर लगता है तो पसीना आता है कि नहीं आता है। डर के आगे जीते वो बात अलग है, पर अल्टीमेटली जब डर लगता है तो पसीना आता है कि नहीं आता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव रहेगा तो आपकी बॉडी में पसीना आएगा क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, इसमें पसीना नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। जिस प्रकार से डर लगने पर आपका क्या होता है कि पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाता है, वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भी रिलैक्स होता है और जिसकी वजह से ज़्यादा उसमें यूरिन भरने लगता है। पर यूरिनरी ब्लैडर जब रिलैक्स होगा तो आपका जो यूरिथ्रा होता है वो कंट्रैक्ट होता है। ये जस्ट ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है। आप चाहें तो मिक्चुरेशन का लेक्चर पढ़ा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, आप उनको जाकर देख लेना, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी हमको डर लग रहा होता है तो यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है और यूरिथ्रा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो रहा होता है तो उसमें हम लोग यूरिन भर लेते हैं। जब उसमें हम लोग यूरिन भर लेते हैं तो इसका मतलब ये कि डर लग रहा है तो यूरिन भर रहा है, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो जिसकी वजह से आपका जो मिक्चुरेशन होगा, मिक्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन बाहर निकालने के प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। तो जब आपको डर लग रहा होगा तो यूरिन बाहर निकल नहीं पाएगा, जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल यूरिनेशन होगा, ठीक है ना। एनल स्फिंक्टर, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि बेटा अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही इनहिबिट हो गया, देखो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आप ईट एंड डाइजेस्ट और या इसको आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है।
पैरासिम्पेथेटिक में होता ही यही है कि नॉर्मल खाना खा लो, बैठे रहो, आराम करो और अपना डाइजेशन होता रहेगा। पर अगर आप क्या बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मेरे लाल, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि क्योंकि पेरिस्टालसिस ही स्लो हो गया, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी ही स्लो हो गई। तो भैया मुझे एक बात बताओ आप, अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी ही स्लो हो गई है, जब डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो जो तुमने खाया है उसको पचा के निकालोगे कैसे? क्योंकि जो भी चीज़ आप निकाल रहे हो उसको पचा हुआ होना ज़रूरी है। सो एवरीथिंग जो भी चीज़ आपके बॉडी में हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। समझ में आई बात? बहुत ही स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से डिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें डिफिकेशन नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और बात करूँगी, डर लगने पर क्या होता है कि डर लगने पर होता ये है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, स्किन के नीचे होती है एक मसल विच इज़ कॉल्ड एज एरेक्टर पिलाई मसल्स। एरेक्टर में जब आपको डर लगता है तो रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि रोंगटे या स्किन के नीचे एक मसल होती है विच इज़ कॉल्ड एज एरेक्टर पिलाई। एरेक्टर पिलाई मसल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपके रोंगटे, भाई किसी भी चीज़ को मान लो कि मेरे हाथ को, जैसे मान लो बहुत तेज़ तक मेरे हाथ को ऐसे दबाए रहे, ठीक है, आपने देखा होगा कि मान लो कि यहाँ पर मैंने रबर बैंड बांध लिया, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर तक ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उंगली कड़क होकर ऐसे खड़ी हो जाती है। तो बॉडी में भी ऐसा ही है बच्चों, स्किन के नीचे होती हैं एरेक्टर पिलाई मसल, तो डर लगने के दौरान वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या मेल यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं। जब हम लोग सिंपैथेटिक या एक्साइटेड कंडीशन में होते हैं तो इजैकुलेट करते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में इरेक्शन होता है। सो एट द टाइम ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो नॉर्मल कंडीशन में इजैकुलेशन नहीं होगा, जब बहुत एक्साइटेड होगी बॉडी तभी इजैकुलेशन होगा, और जब हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में है तब क्या होगा, इरेक्शन होगा। सो इरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इजैकुलेशन इज द पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। डन हो गया। सो मैंने आपको ये बता दिया कि भैया ऐसा है कि ये सारे पार्ट आपका बॉडी जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आइए अब मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस। पूरे स्लाइड्स आप भी मिल गए आपको। नाउ autonomic nervous system is the part of peripheral nervous system, comprises of whole complex of nerves, fibers, ganglia, plexus, by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. अब ये कहानी जो लिखी है अभी आपको समझ में नहीं आएगी। इस लाइन में बस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम जो है नर्व्स पढ़ते हैं, नर्व फाइबर्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग गैंग्लियास पढ़ते हैं, प्लेक्सस पढ़ते हैं, पर ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, ये कैसा काम करते हैं, हमको पता नहीं है। तो आज की कहानी अभी मैं आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस समझाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने रिस्पांस डिफरेंस समझ में आया कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का रिस्पांस में कैसा डिफरेंस होता है। अब आप लोग थोड़ा समझ लो कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है, तब आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलो, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं बनाऊंगी एक डायग्राम जिससे मैं कहूँगी सेरिब्रम या ब्रेन कह लूँ इसको, ठीक है ना, ब्रेन कह लेती हूँ इसको मैं। और ये बना लिया मैंने स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और बहुत अच्छा हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी अपने को इससे कोई लेना देना इतना है नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी जो चीज़ मुझे समझानी है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस साइड में लिखूँगी बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़ा रही हूँ अब दोनों का। ठीक है, इधर मैं लिखूंगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगी मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डन हो गई। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दोनों की संरचना में क्या अंतर होता है। चलिए बेटा देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को का दूसरा नाम है थोरैको लंबर, थोरैको लंबर आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो, नाम में ही काम छुपा है, काम बड़ा बदनाम है। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपैथेटिक जिसमें बॉडी एक्साइट होती है,
इसको हम क्या कहते हैं, थोरैकोलंबर आउटफ्लो। पहले इधर पूरा भरूंगी फिर इधर पूरा भरूंगी, ठीक है। थोरैकोलंबर आउटफ्लो, इसका मतलब क्या हुआ, समझे कुछ क्या बोला मैंने? थोरैकोलंबर आउटफ्लो, पहले समझो आउटफ्लो, इसका मतलब ये कि ये बाहर की ओर जा रही हैं। भैया पीएनएस का पार्ट है, मतलब वी हैव टू लर्न अबाउट द नर्व्स, ठीक है। अब थोरैकोलंबर आउटफ्लो का मतलब क्या है? थोरैकोलंबर आउटफ्लो का मतलब ये है कि थॉरैक्स में हमने कितनी वर्टिब्रीज पढ़ी थी, बोलिए, या थॉरैक्स में हमने कितने नर्व्स पढ़े थे, 12, और लंबर में हमने कितने पढ़े थे, 5। 12 और 5 कितने हो गए, 17, ठीक है। पर आप समझना, यहाँ पर थोरैकोलंबर आउटफ्लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आपकी थोरैसिक 12 हैं, क्या है, थोरैसिक 12 हैं और लंबर 3, ठीक है। ये ध्यान से समझो कि T1 से लेकर T12 तक, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था लास्ट क्लास में, कि हमारे पास वर्टिब्री भी थोरैसिक 12 है और नर्व्स भी 12 पेयर हैं। हर कुछ पेयर में है यहाँ पर बच्चों। क्रेनियल नर्व भी पेयर में है 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व भी पेयर में है 31 पेयर। समझ में आ गई बात? उसमें से जो 15 पेयर्स हैं वो कैसा, उसमें 15 पेयर जो है वो कैसी नर्व्स होंगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने वाली नर्व्स हैं। और वो कहाँ से निकलेंगी बच्चों? वो निकलेंगी T1 से लेकर L3 तक। L3 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, T यहाँ पर L3, L4, L5, ठीक है। बहुत नीचे बना दिया पर ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाती हूँ क्योंकि इतना नहीं होगा। चलिए, लुक एट दिस, तो ये हो गई बच्चों, दिस इज द L3, L4, ठीक, और नीचे एक L5। क्या बोला मैंने, क्या बोला? ये T1 है और ये मान लो T1 यहाँ नहीं, यहाँ तो सर्वाइकल होगी ना। चलो, यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे मान लो हमारी T1 हो गई, T1 हो गई, और यहाँ पर सपोज दैट T12 हो गई, या सीधे ऐसे मानो, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि थोरैकोलंबर आउटफ्लो बोल रहे हो, थोरैसिक में कितने पेयर नर्व आती हैं बच्चों? 12, ठीक है। तो 12 पेयर तो ये हो गई, ठीक। और इसका कहाँ से ये नर्व्स बाहर आ रही? L3 तक। तो L3 मतलब L1, L2, L3 कितनी होती लंबर? 5 नर्व्स होती हैं, 5 पेयर नर्व्स होती हैं। तो 12 हो गई थोरैसिक की और 3 हो गई किसकी? लंबर की। तो 12 और 3 कितनी हो गई? 15 हो गई, 15 हो गई। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करवाती हैं, जो बॉडी को एक्साइट करती हैं, वो नर्व्स कहाँ से निकलती हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो निकलती हैं T1 से लेकर L3 तक, ठीक है। मतलब T1 से लेकर L3 तक का जो रीजन है बच्चों, वहाँ से ऐसी नर्व्स बाहर आएंगी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगी। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसमें कोई नई चीज़ हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सब तुम्हें पता है कितनी तुम्हारे पास नर्व्स हैं। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि भैया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ से वो नर्व्स निकलेंगी और कंट्रोल करेंगी, और भैया पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं वो कौन सी नर्व्स होंगी और कंट्रोल करेंगी, ये आप समझ गए। सो दिस इज द थोरैकोलंबर आउटफ्लो। इट मीन्स टू से दैट कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली नर्व्स ब्रेन से बाहर नहीं निकलती, वो सारी कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं। उसमें भी मेरे बच्चों कौन से रीजन से बाहर निकलती हैं? T1 से लेकर L3। पूरा पॉइंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है, पूरा पॉइंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। नर्व्स विच कंट्रोल, पूरा लिख रही हूँ मैं, ठीक है। हालांकि मेरे पास जगह की कमी है पर ठीक है, फिर से बना दूंगी। विच कंट्रोल द sympathetic nervous system arises from, देखो क्या तुम लोग कभी कभी सोचते हो ना, मैडम प्लीज़ यार, मैडम प्लीज़ ऐसे मत लिखो, है ना, परेशान होगे तुम लोग मेरे से, पर ठीक है। T1 से लेकर L3 डन हो गया। 2 पॉइंट समझ में आए, ये समझ में आया इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये समझ में आया, ठीक है, डन हो गया। अब समझो बच्चों मेरी बात, देखो मिटा दूं इसको। अब यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है, ठीक, वो देखिए। यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं चेन ऑफ गैंग्लियास, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से चेन ऑफ गैंग्लियास, टिंग टिंग टिंग, इस तरीके से, ठीक। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं चेन ऑफ गैंग्लियास। थोड़ा सा पतला बनाती हूँ, ये इट इज़ लाइक दैट, ठीक।
ऐसे चेन ऑफ गैंग्लियास होते हैं, नंबर नहीं बता रही हूँ, नंबर की जरूरत भी नहीं आपको। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ रहे होगे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होगा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में क्या पाया जाता है, गैंग्लिया पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। डन, आइए डिस्कस करते हैं ये क्या है, गैंग्लिया क्या है यहाँ पर। अगर आपको याद होगा, ठीक है, अपने जो है दिमाग के कीड़े जलाओ और या ओ शिट, ठीक है, अपने दिमाग के कीड़े जलाओगे तो याद आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, दिमाग के कीड़े जलाने पर मैडम हमको ये समझ में आया कि आपने हमको पढ़ाया था कि गैंग्लियाज आर द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, इजंट इट? गैंग्लियाज आर द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, मेरी बात नहीं समझोगे तो जीवन में माथा फोड़ते रह जाओगे, कभी नहीं बनेगा। समझ में आई बात? फिर मुझे मत बोलना मैंने पढ़ाया नहीं आपको। गैंग्लियाज आर द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, पढ़ाया। गैंग्लियाज कहाँ पाए जाते थे? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते थे हम? न्यूक्लियस। ठीक है, जो लोग आज घूमते फिरते यहाँ चहल के आ गए हैं और सेकंड लास्ट लेक्चर नर्वस सिस्टम का लगाने आ गए हैं, जब तक वो नहीं लगाओगे ये नहीं बनेगा, पहले ही बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ गैंग्लिया मेरे बच्चों? गैंग्लियाज आर द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो हमने ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को यहाँ पे क्या कहा मेरे बच्चों? हमने कहा गैंग्लिया। क्या कह दिया हमने? गैंग्लिया कह दिया। अब समझो, गैंग्लियाज आर द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। डन। गैंग्लिया में तुमको पता है साइनैप्स बनता है। साइनैप्स समझते हैं ना आप? साइनैप्स इज द जॉइनिंग। ठीक है, साइनैप्स बनता है किसके बीच में, वो देखिए। सपोज दैट हमको ये पता है कि जो भी नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेंगी T1 से L3 के बीच। मान लो यहाँ से एक नर्व का एक्सॉन आ रहा है, थोड़ा पतला बनाऊं मैं, है ना। सपोज दैट कि यहाँ से किसी नर्व का एक्सॉन आ रहा है, ठीक है, ये नर्व का एक्सॉन आ रहा है, समझे, ये नर्व का एक्सॉन आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक मोटा सा बड़ा सा गैंग्लिया बना लिया है ऐसे करके, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये गैंग्लिया बनाया मैंने, मैं डिनोट भी कर दे रही हूँ। ये गैंग्लिया है आपका, है ना, ये गैंग्लिया है आपका। ओके, आइए देखिए, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? एक्सॉन आ रहा है। ठीक है, ये समझे आप मेरी बात? पर बेटा एक एक्सॉन तो आएगा नहीं, इतना तो कोई एफिशिएंट आपका वो है नहीं नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सॉन्स आते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए बोलो? ये एक्सॉन आ रहे हैं गैंग्लिया के पास। अब समझना हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या कह देती हूँ? फाइबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्या कह दिया? फाइबर, क्योंकि ये फाइबर गैंग्लिया के पहले है। गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, प्लीज रिमेंबर दिस। किसकी सेल बॉडी? कहाँ से आई? क्या बोल रही हो मैडम? अभी समझ में आएगा बेटा। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, T1 से लेकर L3 से क्या बाहर आ रहे हैं? अपने एक्सॉन्स बाहर आ रहे हैं। इसकी सेल बॉडी अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद इनके एक्सॉन्स बाहर आ रहे हैं, सिग्नल लेकर बाहर आए। उसके बाद सिग्नल लेकर, अब एक तो आएगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो क्योंकि ये गैंग्लियन के पहले हैं, क्योंकि ये गैंग्लिया के पहले हैं, गैंग्लियन इज अ सिंगुलर, गैंग्लिया इज अ प्लूरल, ठीक है। क्योंकि ये गैंग्लिया के पहले हैं, इसीलिए मैं इनको कहूंगी क्या? बोलो, इसीलिए मैं इनको कहूंगी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, फाइबर कहा? ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को, ठीक है। इसको मैंने कहा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब इन्होंने सिग्नल किसको दिया तुमको पता है? इन्होंने मेरे बच्चों, कौन सा कलर लूं यार, इसमें तो बड़ा ही रिस्ट्रिक्शन है मुझे कलर लेने का, ठीक। अब इन्होंने सिग्नल दिया यहाँ पर पड़े बहुत सारे सेल बॉडीज को। कैसे दिया? क्योंकि दे कैन मेक द साइनैप्स विद दीज सेल बॉडीज। गैंग्लिया यही होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, तो पढ़ी है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, देख लो। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है मेरे बच्चों, वो इसके साथ साइनैप्स बनाएगा, इन सारी सेल बॉडीज के साथ बन गया। तो यहाँ पर गैंग्लिया के पास क्या क्या है? यहाँ पर गैंग्लिया के पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं, और ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो हैं ये सिग्नल कैच कर रहे हैं उन एक्सॉन से जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रहे हैं। सो दे मेक्स द synapse with the axon which is coming from the spinal cord, because they are present before the ganglia. That is why it is called as pre-ganglionic fiber. ठीक है, अब सारा सिग्नल बेटा इन्होंने ले लिया, तो इससे बाहर निकलेंगे ना एक्सॉन्स, ठीक है। अब एक तो निकलेगा नहीं, बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ मेरे बच्चों? इसको मैं कह सकती हूँ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या कह सकती हूँ इसे मैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब ये नर्व नहीं बनी है, ठीक है, फाइबर, गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है।
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का मतलब क्या हो गया है कि बाद में, गैंग्लियो के बाद में। दोनों में अंतर क्या देख रहे हो? ब्लैक वाले को अगर आप उसका साइज देखो, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का, जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर सिग्नल ला रहा है और गैंग्लिया में छोड़ रहा है, वो छोटा है, जबकि जो सिग्नल ले चुका है और बाहर की ओर जा रहा है वो बड़ा है। तो यहां पर आपको एक और चीज जाननी है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स are small and post ganglionic fibers are long. Please remember this, ठीक है? तो जो सिग्नल को लेकर मेरे बच्चों, जो सिग्नल को लेकर स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ तक छोड़ रहे हैं वो छोटे हैं, ठीक है, और जो बाहर लेके जा रहे हैं वो बड़े हैं, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? इतने में कोई टेंशन? अगर आप देखो तो ये गैंग्लियाज जो हैं वो सीरीज में प्रेजेंट है। मैं नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख सकती हूँ, ये डब्बा बना देती हूँ ताकि इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। खैर इतनी बात क्लियर होगी ना, मैं आप दूसरे पेज में लिखूंगी, नहीं तो बहुत गिचपिच मच जाएगी। अब क्योंकि बात चली है तो दूर तक जाएगी, ठीक है? अगर मैंने उसको थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोला था तो इसका भी कोई नाम होना चाहिए ना, नाम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? इसको हम कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ठीक? सैक्रल। सो दिस इज द क्रेनियल नर्व्स। यहां से कौन सी बाहर आएंगी बच्चों? यहां से बाहर आएंगी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? यहां से क्या बाहर आएंगे बच्चों? क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? और यहां से क्या बाहर आएंगे बच्चों? सैक्रल नर्व्स, नीचे कॉक्सिक्स है, यहां से क्या बाहर आएंगे? सैक्रल नर्व्स। याद है कि भूल गए? हाउ मेनी पेयर्स वी हैव क्रेनियल नर्व्स? बोलिए, हाउ मेनी पेयर्स वी हैव क्रेनियल नर्व्स? 12 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स वी हैव सैक्रल नर्व्स? 5 पेयर्स। पर आपको ये पता होना चाहिए कि सारी क्रेनियल, सारी सैक्रल नर्व पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक? सिर्फ 3rd, 7th, 9th और 10th, ठीक है? लिखते हैं, देखिए 3rd, ओके। क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो का मतलब ये हो गया, कौन सी क्रेनियल नर्व पार्ट लेंगी पैरासिम्पैथेटिक में? 3rd, 7th, 9th और 10th। 10th कौन सी है? वेगस। 10th कौन सी है बच्चों? वेगस, ओके। आइए देखते हैं क्या है। और 10th है वेगस और 3rd कौन सी है? उक, ऑक्यूलोमोटर। चलिए, सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं nerves which controls the parasympathetic nervous system arises from cranium and sacral region, ठीक है? अब ये समझ में आया कि जो नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं वो क्रेनियम और सैक्रल रीजन से बाहर आएंगी। पर क्रेनियम की कौन सी? 3rd, 4th, 9th और 10th। 3rd, 4th, 7th, 9th एंड 10th, ठीक है? ये हो गया, समझ में आ गई बात? अब देखिए मैं क्या बोल रही हूं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या बोला मैंने? इसमें आप क्या देख रहे हैं? सीरीज ऑफ गैंग्लिया। इसमें आप क्या देखा बच्चों? आपने देखा सीरीज ऑफ गैंग्लिया। पर यहाँ पर गैंग्लिया कोई सीरीज वीरीज में नहीं पड़े रहते, रैंडमली पड़े रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर गैंग्लिया जो है यहाँ पर जो गैंग्लिया है वो ऐसे रैंडमली कहीं भी पड़े रहेंगे, ठीक है? कहीं भी, उनका मतलब वो नहीं है, ठीक? यहाँ पे थोड़ा गैंग्लिया मुझे दूर बनाना है क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई डिफरेंस दिखाना है। यहाँ पर गैंग्लिया रैंडमली किसी भी जगह पर पड़े हुए हो सकते हैं, ठीक? और दूर बनाऊंगी तभी तो मज़ा आएगा। यहाँ पर गैंग्लिया रैंडमली किसी भी जगह पर पड़े हुए हो सकते हैं, ठीक? आप देख रहे हो रैंडमली कहीं भी पड़े हुए हो सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है बच्चों, ध्यान समझना। यहाँ पर बाहर आप क्या ला रहे हो? प्री गैंग्लियोनिक। यहाँ पर भी आप क्या ला रहे हो? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक?
और पोस्ट गैंग्लियोनिक को हमने किस कलर से ड्रॉ किया था यार, ये, हाँ ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं ये बड़े होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि उल्टा इसमें था। इसमें क्या था आपने देखा, इसमें हमने देखा कि प्री तो बहुत ही छोटा था जबकि पोस्ट क्या था, बड़ा था। समझ में आई बात, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ गैंग्लियन का मतलब समझ में आया ना कि यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं वो सिग्नल देंगी किसी को, किसको देंगी, यहाँ से सिग्नल लेके आया पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड ने, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होंगी, सेल बॉडीज होंगी, सेल बॉडीज ने सिग्नल ले लिया, सेल बॉडीज ने अपना सिग्नल किसको दिया, अपने एक्सॉन्स को दिया। जो एक्सॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो क्या है, वो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। और वो एक्सॉन दे विल मेक द साइनैप्स विद द सेल बॉडीज, ठीक है। कौन सी सेल बॉडी, द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो गैंग्लियन में सेल बॉडीज पड़ी हैं जिसका साइनैप्स हो रहा है इन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के साथ। सारा सिग्नल लेके आए आपने, इन सेल बॉडीज को दे दिया। अब ये सेल बॉडी सिग्नल को कैच करके अपने फाइबर्स के थ्रू बाहर की ओर भेजेंगी जिस ऑर्गन में जाना है, विच इज कॉल्ड एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। समझ में आई बात। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है, छोटा है, जबकि यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है, बड़ा है। यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा है और यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है, ठीक है। थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ, थर्ड, फोर्थ बोला था क्या, फोर्थ नहीं, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक पार्ट को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर T1 से लेकर L3 तक से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना चाहूँगी कि यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग एंड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर स्मॉल, ठीक है। और अगर आप ये पॉइंट देखें तो यहाँ पर गैंग्लिया सीरीज में नहीं है पर यहाँ सीरीज में है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक डाल लेती हूँ, पैरासिम्पैथेटिक एंड दिस वन इज द सिंपैथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर गैंग्लिया आर नॉट इन सीरीज, कहीं भी पड़े हुए हैं रैंडमली, ठीक है। यहाँ पर गैंग्लियास जो है वो सीरीज में है, ठीक है। गैंग्लिया प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट इन द सीरीज, लगातार प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डिलीवरी की, ठीक है। ये कैसे सिग्नल देते हैं और ये कैसे सिग्नल देते हैं। तुमको पता है कि ये सारे कहाँ पर जाके सिग्नल देते हैं। अच्छा ये एक एक नहीं है बच्चों, ये बात याद रखना है ना, ये पूरा बंच है, ऐसे पूरा बंच है, ये पूरा बंच है, ये पूरा बंच है, ठीक है ना, ये पूरा बंच है। क्योंकि गैंग जहाँ पर ये सिग्नल छोड़ रहे हैं ब्लैक वाले, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर ये अपना सिग्नल छोड़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं, इसलिए ये एक नहीं है, ये बहुत सारे। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इधर साइड सिंपैथेटिक है इधर साइड पैरासिम्पैथेटिक है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो मूर्खता मत करना, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, क्योंकि आपको समझ में आए इसलिए मैंने ऐसा बना रखा है। समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं कि यहाँ सिंपैथेटिक चल रहा है इधर पैरासिम्पैथेटिक चल रहा है, नहीं, इधर सिंपैथेटिक चल रहा है और सेम साइड में पैरासिम्पैथेटिक चल रहा है, इधर सिंपैथेटिक चल रहा है और सेम साइड में पैरासिम्पैथेटिक चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास क्या है, पेयर में है, ठीक है। अगर मैंने बोला थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ जो होती हैं पेयर, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं, वो जो नर्व्स होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं, मतलब बॉडी को नॉर्मलाइज रखती हैं। तो बेटा जो नर्व्स थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ इधर भी हैं और इधर भी हैं। अगर मैंने बोला T1 से लेकर L3 तक जो 15 नर्व्स होती हैं वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, बॉडी को एक्साइट करने का काम करती हैं, तो बेटा 15 इधर भी हैं और 15 इधर भी हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये चीज़, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर बॉडी के इस पार्ट से रिस्पॉन्स जा रहा है नॉर्मलाइज होने का, तो एक्साइट होने का भी इधर से जाएगा, और अगर बॉडी के इस पार्ट से नॉर्मलाइज होने का रिस्पॉन्स जा रहा है तो इस पार्ट से एक्साइट होने का भी जाएगा। समझ में आ गई बात, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है।
अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े क्यों हैं और यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे क्यों हैं? समझ में आई बात? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ पर बड़े इसलिए हैं क्योंकि इनको बहुत ट्रैवल करना होता है, बहुत ट्रैवल कर करके जाना होता है पर्टिकुलर ऑर्गन तक। यहाँ पर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर उसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं विसरल ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल हार्ट बीट करानी है तो इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होंगे वो नियर बाय द हार्ट होंगे। अगर नॉर्मली लंग्स को रिस्पॉन्स करना है तो इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लंग्स के पास होंगे, तो पास होंगे। पर यहाँ पर अगर मुझे हार्ट बीट बढ़ानी है तो उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया? तो ये डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग। चलिए आइए लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लिखो पोस्ट गैंग्लियोनिक fibers are present nearby the visceral organ। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक fibers are long and they have to, देखो ये सारी चीजें आपकी स्लाइड में लिखी हैं इसलिए मैं बोल रही हूं कि आपको यहीं से टिपना है पूरा। ठीक है, सो दे हैव टू ट्रैवल मोर। समझ में आई बात? तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं, ये छोटे होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे विसरल ऑर्गन है। पर यहाँ पर ये बड़े होते हैं क्योंकि इनको बहुत चल फिर के जाना होता है। समझ में आ गई बात? इतनी कोई टेंशन हुई क्या? नहीं ना? एक बार रिवाइज कर लो फिर से तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ मैं। देखो, पूरी जो भी दोनों टाइप का नर्वस सिस्टम है उसको नर्व्स कंट्रोल करती है, ये समझ गए? कुछ नर्व्स जो होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं, कुछ नर्व्स सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम थैलेको लंबर आउटफ्लो कहते हैं क्योंकि इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स थोरैसिक रीजन और लंबर 3 रीजन से बाहर आती हैं। डन हो गए? उसके बाद जो नर्व्स फाइबर बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक नर्व का एक्सॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक एक्सॉन नहीं, एक नर्व बोल रही हूँ, एक एक्सॉन नहीं है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स बाहर आ रहे हैं ना। तो पूरा सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स बाहर लेके आए। देखो बेटा, डर लगता है, ब्रेन एनालाइज किया, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड की सेल बॉडीज ने अपना सिग्नल जो है बाहर निकाला। ठीक है, जब अपना सिग्नल बाहर निकाला तो वो किसको देंगे? सबसे पहले वो देंगे सम ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को, एंड द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। सो जितना भी सिग्नल यहाँ से आ रहा है वो सबसे पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को दिया गया। आओ दे दो हमें। हम किसको देंगे? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को देंगे। और ये सिग्नल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा? भाई सेल बॉडी है तो उनके एक्सॉन भी तो होंगे, उनके एक्सॉन बाहर की ओर जाएंगे और उन पार्ट की ओर जाएंगे जहाँ पर भी हमें काम करना है, जैसे हार्ट बीट बढ़ानी है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है, प्यूपिल डायलेट करना है, कप कपवाना है, डर लगवाना है, रुलवाना है, ये सारे जो है उन जगहों पे जाएंगे जहाँ रिस्पॉन्स है। इसलिए इनका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा होता है और इनके जो गैंग्लियाज होते हैं वो भी सीरीज में होते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो सेम बात तो वही है कि भैया सिग्नल आया, इन नर्व्स को दिया गया, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को दिया गया और ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स जो है इन्होंने गैंग्लिया को दे दिया, गैंग्लिया ने अपने एक्सॉन्स को दे दिया, एक्सॉन्स उन पार्ट में जाए जहाँ नॉर्मलाइज करना है। पर ये कौन सी होती है? 3rd, 7th, 9th और 10th। ठीक है, ओके, डन हो गई इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझो, क्योंकि ये नर्व ये क्या है, अपने न्यूरॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर तो निकालेंगे। पर अब आपको समझना है कि यहाँ पर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ध्यान से समझो मेरी बात, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है, अभी मैं आपको इसका ओरिजिन भी बताऊंगी। ठीक है, देखो बच्चों, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ये सारे पार्ट निकलते तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हैं। पर ये वो मोटर या सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं हैं, ये वो मोटर या सेंसरी न्यूरॉन नहीं है जो रिफ्लेक्स एक्शन में काम आते हैं। समझ में आई बात? इनका ओरिजिन कहाँ है अभी हम सीखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से।
सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं इनका न्यूरोट्रांसमीटर कौन है सिंपैथेटिक में? इनका न्यूरोट्रांसमीटर, ध्यान से समझो, इनका न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं बच्चों, उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में प्री और पोस्ट दोनों फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, दोनों फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों फाइबर क्या रिलीज करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहां पर मैंने प्री लिखा है मतलब पोस्ट कुछ और रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, यहां पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है सिंपैथेटिक में, यहां पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, यहां पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या रिलीज करता है बताओ मुझे? नॉरएड्रेनालिन, जो बॉडी को एक्साइट करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए जो भी फाइबर एसिटाइल कोलिन निकालते हैं उन्हें हम कोलिनर्जिक कहते हैं, और जो भी फाइबर नॉरएड्रेनालिन निकालते हैं उनको हम एड्रीनर्जिक कहते हैं। लिखूं ये बात मैं आपको लोगों के लिए, ये वाली बात आप लोगों ने लिख ली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई टेंशन तो नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। देखो जो फाइबर मेरे बच्चों, देखो ये वाली कहानी मैंने पूरी बोर्ड में पढ़ाई है, एक एक चीज़ एक एक लाइन। अब मैं आपको ओरिजिन भी बताऊंगी कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से निकलता है, तो घबराने की ज़रूरत उसमें नहीं है। ठीक है, जो फाइबर बच्चों एसिटाइल कोलिन निकालते हैं, समझो, जो फाइबर एसिटाइल कोलिन निकालते हैं उनको हम कोलिनर्जिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक। कौन कौन है कोलिनर्जिक? बताओ मुझे, अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री और पोस्ट, प्री फाइबर भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री जी फाइबर लिख देती हूँ। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये दोनों क्या निकालते हैं बच्चों? ये दोनों एसिटाइल कोलिन निकालते हैं। और सिंपैथेटिक का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन निकालता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ही एसिटाइल कोलिन निकालता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, अब एक्चुअली एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी को नॉर्मल रखता है, पर हमने अभी ये पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बॉडी को एक्साइट करता है, तो वो एसिटाइल कोलिन तो नहीं, वो कुछ और तो रिलीज करना ही चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फाइबर जो क्या निकालते हैं? फाइबर जो नॉरएड्रेनालिन निकालते हैं। देखो नॉरएड्रेनालिन बॉडी को एक्साइट करने का काम करता ही है। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक। सो एड्रीनर्जिक सिर्फ और सिर्फ दोनों में कौन है? एड्रीनर्जिक है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, क्योंकि नॉरएड्रेनालिन निकालकर ये बॉडी को तड़कता भड़कता बना सकता है। ये समझ गए आप लोग? कोलिनर्जिक कौन है, एड्रेनर्जिक कौन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये समझ गए ना सब लोग क्या कैसे कहानी होती है? ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे काम कर सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम कर सकता है। तुमको पता है कि अगर मैं इफेक्ट की बात करूं, ध्यान समझना, अगर मैं दोनों की इफेक्ट की बात करूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो तुमको पता है, ध्यान समझना है, यहाँ बना के दिखाती हूँ मैं। देखो किसका इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि सब जगह पैरासिम्पैथेटिक लिखा है तो यहाँ भी वही लिख देती हूँ। किसका इफेक्ट ज्यादा है, कौन बहुत भयंकर इफेक्ट होता है? तुम सोचो क्या होगा, तुमको बताओ। नॉर्मल कंडीशन ज्यादा फील होती है कि एक्साइटेड या स्ट्रेस वाली कंडीशन? स्ट्रेसफुल कंडीशन में कौन एक्टिव होता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा फील हो गया है, पैरासिम्पैथेटिक, ऑब्वियसली सिंपैथेटिक, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है। समझ में आई बात? सिंपैथेटिक। ठीक है, तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है। ऐसा क्यों है, कभी समझा है आपने? ध्यान से देखना है ना। देखो 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 देखो, लेट मी मेक सम स्मॉल डायग्राम। ओके, एक बहुत ही स्मॉल, अरे रे रे रे, क्या बना दिया, कुछ और ही बना दिया, ऐसा लग रहा है आम का पेड़ बन गया ये।
ठीक है, ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको समझाया, सिखाया, पढ़ाया, बताया कि यहाँ पर गैंग्लियॉन्स पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रैंडमली कोई भी कहीं भी, यहाँ पर ऐसे रैंडमली कहीं भी कोई भी गैंग्लियॉन पड़े हुए हैं। पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गैंग्लियॉन्स बड़े ही सीरीज में होते हैं। ये पॉइंट भी लिखना है मुझे, शायद लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, गैंग्लियॉन्स नहीं लिखा है, लिख देती हूँ। ठीक है, चलो ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ दूँ और वो पॉइंट आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ऐसा होता है कि नीट में एग्जामिनेशन में बाहर से सवाल आ जाते हैं। तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं जिसमें जो नहीं आने वाला वो नहीं पढ़ाती हूँ मैं। ठीक, पर मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से आएगा, इसलिए वो पढ़ाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैंग्लियाज और नॉट इन द सीरीज, ये लिखूंगी पहले मैं, गैंग्लियाज नॉट इन सीरीज, ये पहले लिखें। गैंग्लियाज जो होते हैं वो सीरीज में नहीं होते। यहाँ पर गैंग्लिया सीरीज में होते हैं। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक, अब समझो मेरी बात को। यहाँ पर देखो क्या कहानी है। गैंग्लिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक गैंग्लिया यहाँ बना लेते हैं और एक बड़ा सा गैंग्लिया यहाँ बना लेते हैं। मैग्नीफाई कर पाएंगे ना, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा फिर। अरे यार, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। एक गैंग्लिया यहाँ बना लेते हैं और ये तो पास रहता है ऐसा। अब ध्यान से समझो क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर एक न्यूरॉन निकल रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का, तो वो कितने सेल बॉडीज के साथ सिनैप्स बनाता है पता तुम्हें? देखो वो कितने सेल बॉडीज के साथ सिनैप्स बनाता है। ओनली ये सेल बॉडीज पड़ी हुई, ये सेल बॉडीज ओनली 2 to 3। ठीक, ओनली 2 to 3। अब यहाँ पर कंपैरिजन करना, पहले सेल बॉडीज यहाँ पे बना लूँ। ठीक, यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं? 20 सेल बॉडीज मान लो। यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं? 20 सेल बॉडीज। अब यहाँ पर एक जो फाइबर निकलेगा, ठीक है, एक एक्सॉन निकलेगा, वो इतने सारे लोगों के साथ साइनैप्स बनाएगा, समझे? ठीक है, इतने सारे लोगों के साथ साइनैप्स बनाएगा, ये बात याद रखना। क्या समझा आप लोगों ने? हमने ये समझा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब क्या कह सकते हैं इसको अपन, बहुत नॉर्मल रहता है। उसका इफेक्ट आपको फील नहीं होगा। भाई नॉर्मल ऐसे खड़े हुए हो, ऐसे खड़े हो, कुछ फील हो रहा है क्या? नहीं, चल रही है चीज़ें। ऐसा क्यों होता है कि भैया स्पाइनल कॉर्ड से मान लो कि एक एक्सॉन बाहर आ रहा है, तो वो एक्सॉन जो है 2 से 3 सेल बॉडीज से साइनैप्स बनाएगा और वो सेल बॉडीज गैंग्लियाज में प्रेजेंट हैं। पर यहाँ पर कहानी अलग है। यहाँ पर मान लो कि अगर एक एक्सॉन बाहर आ रहा है तो वो 20 सेल बॉडीज के साथ क्या करेगा? साइनैप्स बनाएगा। अब तुम ये सोचो कि मान लो कि मैं चाहती हूँ किसी की चुगली करना, समझना। अब मैं चुगली, यहाँ से मुझे किसी एक आदमी ने बता दिया, ये एक मान लो इसकी सेल बॉडी थी, ये सेल बॉडी ने चुगली बता दी इस एक्सॉन को। ये एक्सॉन चुगली लेके आया और सिर्फ 2 लोगों को इसने बताया, तो चुगली फैलने की जो है दर क्या होगी? थोड़ी कम। अब यहाँ पर एक सेल बॉडी पड़ी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इसने अपनी चुगली बताई और ये पापी पुरुष ने जाके 20 लोगों को ये चुगली बता दी। अब ये 20 और लोगों को फैला देंगे, पूरे 20 जगह पे फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे? तो इसका इफेक्ट एक बार में 2 जगह पर होगा मान लो, और इसका इफेक्ट 20 जगह पर होगा। अगर इसका इफेक्ट 2 है तो उसका इफेक्ट 20 है, 20 गुना ज़्यादा, 18 गुना ज़्यादा। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि इतने सारे न्यूरॉन्स के साथ, न्यूरॉन की सेल बॉडीज के साथ वो बना रहा है साइनैप्स, तो सबको बोलेगा तू इसको, सबको जाके एक्साइट कर दो, पूरी बॉडी एक्साइटेड होगी। इसलिए डर, खुशी, गम, रोना, हंसना, दर्द, पेन, प्रेशर, ये सबको कुछ हमको एक्साइटेड कंडीशन में बहुत ज़्यादा फील होता है। नॉर्मलाइज कंडीशन में हमें ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। समझ गए इतनी बात? प्लीज़ इस लेक्चर को स्लो करके, तुम लोग क्या करते हो, मेरा लेक्चर मैं बार बार रिपीट कर दूँ 2x कर लेते हो, नहीं, इस लेक्चर को स्लो करके देखो, बार बार देखो, समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों को ये जो गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स के बारे में पढ़ा था।
पर आपको पता होना चाहिए डॉर्सल हॉर्न जो होता है उसमें क्या है, हम सिग्नल लेकर आते हैं, वेंट्रल हॉर्न से सिग्नल लेके जाते हैं, कि नॉर्मल रिफ्लेक्स सेक्शन की बात है। पर ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये कहाँ से अराइज होते हैं, कभी सोचा आपने है? आइए देख लेते हैं, आइए। सब लेट मी मेक समथिंग। मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है? ठीक। ये हो गए, ये थोड़ा डॉर्सल हॉर्न थोड़ा अजीब से बना है क्यों? ओह चलो ठीक है, ये दो डॉर्सल हॉर्न हो गए, ये वेंट्रल हॉर्न हो गए, और ये हो गए लेटरल हॉर्न, जिसके बारे में अभी तक हम कभी डिस्कस नहीं करते थे। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमको क्या बात करनी है, क्योंकि हम ये बात करना चाहते हैं कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल कहाँ से रहे हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। आओ बच्चों, देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो ये डॉर्सल हॉर्न है, पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये वेंट्रल हॉर्न है, पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये एक और होती है लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न समझना, ध्यान से समझना। कोई भी स्पाइनल नर्व होगी, ध्यान से समझो बात को मेरी, किसी भी स्पाइनल नर्व के दो क्या होते हैं बच्चों, दो होते हैं रूट, ये पढ़ा है हम लोगों ने। किसी भी स्पाइनल नर्व के बच्चों क्या होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ यार, है ना? किसी भी स्पाइनल नर्व के दो रूट होते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। एक होता है, किसी भी स्पाइनल नर्व के दो रूट होते हैं, एक होता है वेंट्रल रूट और एक होता है डॉर्सल रूट, पढ़ा हम लोगों ने। तो ये क्या हो गई, डॉर्सल रूट, ये हो गई वेंट्रल रूट, ठीक है? ये पढ़ाया था ना मैंने आपको। और ये सब रूट अल्टीमेटली जाकर क्या बना लेती हैं, स्पाइनल नर्व। लेबल कर दूं क्या थोड़ा सा, तो मज़ा आ जाए? आइए देखें। ये है हमारी स्पाइनल नर्व, ये क्या है बच्चों, हमारी स्पाइनल नर्व, ठीक है? दिस इज आवर स्पाइनल नर्व। ये कौन सी रूट है बच्चों, दिस इज द डॉर्सल रूट। हालांकि ये मुझे ज़रूरत नहीं है लेबल करने की, पर ठीक है, अब जो लोग नए बच्चे जुड़े हो ना, तुमको ये डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तुम प्लीज़ स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर लगाओ, हाथ जोड़कर विनती है मेरे से, ठीक है? तुमसे मेरी। ये है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान से समझना मेरी बात। रिफ्लेक्स सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सपोज दैट कि हर्ष नाम का एक लड़का है और मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, मान लो कौन सा कलर लूँ यार, इस बोर्ड में बड़े ही लिमिटेड कलर हैं। उस हर्ष नाम के जो है बंदे से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। उसकी स्किन है बड़ी ही पिंकी कलर की स्किन है, मैंने उसकी स्किन में पिन चुभो दिया, ठीक है? ले अब तू ले बजे, ठीक? अब उसके स्किन में क्या थे, रिसेप्टर थे, और रिसेप्टर के नीचे सिग्नल किसको दिया गया, सेंसरी न्यूरॉन को। बेटा सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से आया, कुछ ब्लैक कलर का तो नहीं है यार, देखो क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ, मर जाऊँ? चलो आओ देखो, यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग, सेंसरी न्यूरॉन निकालेंगे ना। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से घुसता है, ओ सेंसरी न्यूरॉन, अरे यार ठीक, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन निकाल रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल नर्व के डॉर्सल रूट से होते हुए डॉर्सल रूट में घुसता है, घुस गया, पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल वो किसको देता है, एक इंटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है, पढ़ा आप लोगों ने। सिग्नल किसको दे दिया गया, इस इंटर न्यूरॉन को सिग्नल दे दिया गया, डन, ठीक है? उसके बाद इंटर न्यूरॉन किसको सिग्नल देता है, कौन सा कलर लूँ यार, ठीक है? उसके बाद ये इंटर न्यूरॉन किसको सिग्नल देता है, यहाँ पर ये साइनैप्स बनाता है मोटर न्यूरॉन के साथ। अब ये मोटर न्यूरॉन इस तरीके से बाहर आते हैं और ये स्किन में जाते हैं ताकि आप रिस्पॉन्स कर सकें। थोड़ा एरो बना लें तो थोड़ा सही साट लगे, टिंग टिंग टिंग, पिंक कलर से बनाती हूँ, चलो। ये हर्ष नाम के आदमी को जब मैंने सिग्नल वो चुभोया पिन, तो क्या हुआ वो देखो, सिग्नल ऐसे आ रहा है, डॉर्सल रूट से घुस रहा है, ठीक है? उसके बाद इंटर न्यूरॉन को दिया गया, इंटर न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया ऐसे नीचे से बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे एक ठीक है, एव भगवान कसम, चलो यहाँ से सिग्नल आया, और ये हर्ष की स्किन तक आया और उसने मुझे हटो यहाँ से, लग रहा है मुझे। ये कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है, पढ़ा था हम लोगों ने, ओके? और ये जो न्यूरॉन घुस रहे हैं कैसे होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर, जो घुस रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन कैसे है, स्यूडो यूनिपोलर, जो हमने पढ़ा था। अब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, है ना? देखो ये जो लेटरल हॉर्न है,
ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है पर बना देती हूँ, ये भी बना देती हूँ। आप देखो ये जो लेटरल हॉर्न तुम्हें दिख रहा है, कौन से कलर से बनाऊँ यार, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। खैर छोड़ो। ओके, यहाँ पर ध्यान समझना, ये जो लेटरल हॉर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर पड़े होते हैं सेल बॉडीज। ठीक, सेल बॉडीज याद करिए, यहाँ पर याद करिए, ये वाले डायग्राम में आइए यार। ये देखो, ये एक्सॉन निकल रहा है ना, ध्यान से देखो, ये एक्सॉन बाहर निकल रहा है, मतलब इसकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होगी। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का जो एक्सॉन निकल रहा है उसकी सेल बॉडी तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होगी ना। वो कहाँ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, देख लो, दो डॉर्सल वेंट्रल में कौन कौन से रूट्स हैं। ये लेटरल हॉर्न जो होता है ना, यहाँ पर पड़े होते हैं सेल बॉडीज किसके, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के। अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का जो क्या है बच्चों, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है अपने पास तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का, ये देखो, ये एक्सॉन चला जा रहा, 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 बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, निकला बाहर, निकला, निकल गया बाहर, रेड वाला देखो बाहर आ गया, एक्सॉन बाहर आ गया। अब ये एक्सॉन किसके साथ साइनैप्स बनाएगा बच्चों, ठीक है, ये एक्सॉन साइनैप्स बनाएगा इस वाले किसके साथ, ये एक्सॉन जो है ये साइनैप्स बनाएगा इन सब के साथ, ठीक है, इतने सारे साइनैप्स के साथ बना लिया इसने, बना लिया। और इससे क्या निकलेंगे बच्चों बाहर, इससे निकलेंगे आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। समझो बात को, क्या बोल रही हूं मैं, ये पूरा मोटर सेंसरी छोड़ो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको हॉर्न के बारे में बता रही हूँ कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में 6 हॉर्न्स होती हैं। हम अभी तक 4 इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि जरूरत नहीं थी, पर 6वीं हॉर्न का क्या काम है वो देखिए। इस 6वीं हॉर्न में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज पड़े होते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो है, यहाँ से निकलता है एक्सॉन, यहाँ से क्या निकलता है, एक्सॉन। ये एक्सॉन जो बाहर निकल रहा है, ये देखो, स्पाइनल नर्व के अंदर बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, मोटर एक्सॉन, सेंसरी एक्सॉन एंड दिस टाइप ऑफ प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले एक्सॉन्स, ठीक है। तो ये कौन से एक्सॉन है, प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन है। प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन भी निकले कहाँ से, कोई भी चीज़ बाहर जा रही तो वह वेंट्रल हॉर्न से जाएगी, फिर प्री गैंग्लियोनिक जो एक्सॉन है वो बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो वो किसके साथ, वो कहाँ पर जाएंगे, गैंग्लिया के पास जाएंगे। गैंग्लिया के पास जाके उसने किसके साथ साइनैप्स बनाया, उसने साइनैप्स बनाया खूब सारी सेल बॉडीज के साथ। अगर हम किसके पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं तो ये एक्सॉन सिर्फ 2 इसके साथ बनाएगा, गैंग्लियन के साथ बनाएगा, 2 सेल बॉडीज के साथ साइनैप्स बनाएगा। पर अगर सिंपैथेटिक की बात कर रहे हो तो वो कितने के साथ बनाएगा, 20 के साथ बनाएगा। समझ में आ रही बात। अब मैं आपको एक बार क्लियर करके बना दूं क्या, तो थोड़ा सा सही समझ में आ जाए। ये देखो, मैं सिर्फ आपको लेटरल हॉर्न के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। इधर साइड में बना देती हूँ सिंपैथेटिक, इधर साइड में बना देती हूँ पैरासिम्पैथेटिक, तो आपको और बिल्कुल क्लियर, शानदार, जबरदस्त हो जाएगा। सबसे पहले बेटा बनाना है अपने को 6 हॉर्न्स, ठीक है। ये बना लो पहले तो 6 हॉर्न्स, ये बन गए 6 हॉर्न्स। अभी छोड़ो वो मोटा, अपन को सिर्फ ये लेटरल हॉर्न से मतलब है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, अब अपन को रूट्स बना लो, स्पाइनल कॉर्ड की रूट्स, स्पाइनल नर्व की रूट, बार बार स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। देखो ये अपन ने रूट बना ली, इधर भी रूट बना लो। एक साइड हम पढ़ लेते हैं सिंपैथेटिक, एक साइड हम पढ़ लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पर आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। ये हो गई स्पाइनल नर्व, ठीक है, ये भी हो गई स्पाइनल नर्व। ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ध्यान से देखना तो आपको समझ में बढ़िया आएगा। देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं बहुत सारे सेल बॉडीज, लेटरल हॉर्न में पड़े होते हैं सेल बॉडीज, ठीक है। ये लेटरल हॉर्न में पड़े हैं सेल बॉडीज, ठीक है, समझे बात को। अब डर लग रहा है तो इन बॉडीज को सिग्नल कहाँ से मिलेगा, जो मोटर न्यूरॉन सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहे हैं, वही सेंसरी न्यूरॉन जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल आएगा थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। जब सिग्नल इनको मिल गया, जब जैसे ही इनको सिग्नल मिला बच्चों, ठीक है, सिग्नल आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है सिग्नल थ्रू द वेरियस काइंड्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। जैसे ही सेंसरी सिग्नल इनको मिला, ये सिग्नल को दूसरे कलर लेती हूँ, जैसे ही सिग्नल इनको मिला, ठीक, चलो, जैसे ही सिग्नल इनको मिला, ये सिग्नल को लेकर बाहर निकले, ठीक है, ये सिग्नल को लेकर बाहर निकले, ठीक है, ये सिग्नल को लेकर ऐसा बाहर निकले, बाहर निकले,
तो ये कौन से फाइबर हुए बच्चों? ये हुए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या हुए बच्चों? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। डन, ये हो गए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। उसके बाद ये सिंपैथेटिक है, दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक एंड दिस इज द सिंपैथेटिक। अब एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का एक एक्सॉन, वो फाइबर है पर वहां बहुत सारे एक्सॉन्स निकल रहे हैं, मैंने एक ही बनाया ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। मैंने फाइबर लिख दिया पर वहां पे होंगे भयंकर वाले एक्सॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ सिंपैथेटिक की, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल बॉडीज पड़े हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सेल बॉडीज पड़े हैं, सपोज दैट 20। यहाँ पर कितने सेल बॉडीज पड़े हुए हैं? 20 सेल बॉडीज पड़े हुए हैं। अब बेटा ये एक्सॉन है तो इसके नीचे बहुत सारे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, पढ़ा है। तो ये सारे एक ही न्यूरॉन इतने सारे सेल बॉडीज के साथ क्या बनाएगा? साइनैप्स बनाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। याद है आपको? इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे बच्चों? गैंग्लिया, ठीक है। अब सारे सिग्नल इन 20 सेल बॉडीज को मिल गया। अब इस 20 सेल बॉडीज से क्या निकलेंगे? बहुत सारे एक्सॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बोलो, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब ये बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर इन्होंने क्या बनाया? ये बनाए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या बनाया? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से सिग्नल ऑर्गन तक गया तो बॉडी एक्साइट हुई। पैरासिम्पैथेटिक में आओ, पैरासिम्पैथेटिक में आओ, सिग्नल, ठीक है, डॉर यहां से सिग्नल किसके पास पहुंच गया? इसके पास पहुंच गया। डन, ठीक है, इसके पास पहुंच गया। इसको समझ में आया कि बॉडी को अब नॉर्मलाइज करना है, तो ये क्या करेगा बताओ? इसका क्या एक्शन होना चाहिए? जैसे ही सिग्नल लिया, इसने एक अपना एक्सॉन निकाला बाहर, एक्सॉन बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, एक्सॉन बाहर गया, एक्सॉन बाहर गया। अब जैसे ही एक्सॉन बाहर आया तो इस एक्सॉन को हम क्या कहते हैं? इस एक्सॉन को हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का एक्सॉन। इसे हम क्या कहते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का एक्सॉन। ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का एक्सॉन कितने सेल बॉडीज के साथ साइनैप्स बनाएगा? 2, सिर्फ 2 के साथ। इसने 2 के साथ साइनैप्स बना लिया और इससे बेटा फिर क्या बाहर आएंगे? इनके एक्सॉन्स बाहर आएंगे, ठीक है। ये एक्सॉन्स छोटे होंगे, ये एक्सॉन कितना बड़ा है? इसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या कहते हैं इसे हम? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर ऑर्गन के पास जाएगा और उसको नॉर्मलाइज करेगा। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का जो ओरिजिन है वो लेटरल हॉर्न में पड़े हुए एक्सॉन से होता है। सेंसरी न्यूरॉन का जो ओरिजिन है वो डॉर्सल रूट में पड़े हुए एक्सॉन से होता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का जो ओरिजिन है, सेंसरी न्यूरॉन का ओरिजिन तो एक्चुअली सेंस ऑर्गन के पास होता है। मोटर न्यूरॉन का ओरिजिन जो होता है वो वेंट्रल रूट में पड़े हुए साइटॉन से होता है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का जो ओरिजिन होता है वो लेटरल हॉर्न में पड़े हुए साइटॉन की या ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज की वजह से होता है। आपको समझ में आया दोनों में क्या कंडीशन है? इसमें ज्यादा साइनैप्स बन रहे हैं, इसमें कम बन रहे हैं, कहाँ से कौन बाहर आ रहा है? डन हो गई इतनी बात। ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया कि देखो आर्क टाइप को बन रहा है, ये रिफ्लेक्स सेक्शन भी हमको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये समझ में आया कि सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से बाहर निकलते हैं? हमेशा सेंस ऑर्गन से। तो उनका ओरिजिन हम मान लेते हैं कि सेंस ऑर्गन है, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि वो स्पाइनल कॉर्ड के कौन से जगह पर जाता है, तो आप बोलोगे कि हमेशा डॉर्सल हॉर्न में। मोटर न्यूरॉन का ओरिजिन कहाँ है? तो आप बोलोगे हमेशा वेंट्रल हॉर्न में। और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का जो कि सिंपैथेटिक पार्ट और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उनके न्यूरॉन्स कहाँ से ओरिजिन होते हैं? तो हमेशा लेटरल हॉर्न से। और वो जाते हैं साइनैप्स बनाते हैं किसके साथ? बोलो मुझे। साइनैप्स बनाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के साथ, ठीक है। वो साइनैप्स बनाते हैं गैंग्लियन पे और गैंग्लियन से जो एक्सॉन निकलते हैं उन्हें हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं और वो इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं। तो अगर आप सिंपैथेटिक वाले हो तो खूब सारे साइनैप्स होंगे और वो डाइवर्स इफेक्ट देंगे। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हो तो साइनैप्स 1-2 होंगे और कम साइनैप्स है तो कम इफेक्ट होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डन हो गया। एक बार पूरा देख लें क्या क्या पढ़ लिया है। देखो बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस लेक्चर में आपको डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि इस लेक्चर का इसका थ्योरी चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखो इस लेक्चर में ना तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी दी है, इस लेक्चर में मैंने कोर टीचिंग की है, कोर पढ़ाया है मैंने आपको। इस लेक्चर को पढ़ने के लिए अकल बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, समझ में आई बात? तो अकल लगाना, बार बार धीरे करके देखना।
PNS में वी हैव टू लर्न द 2 टाइप्स ऑफ नर्व। एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ, उसके बाद आई हैव टू एंड द लेक्चर, ठीक है। तो PNS में वी हैव टू लर्न 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स बच्चों, एक बॉडी को एक्साइट करती है और एक बॉडी को नॉर्मलाइज करती है, ठीक है। जो नर्व्स बॉडी को एक्साइट करती हैं उन्हें हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, और जो नर्व्स बॉडी को नॉर्मलाइज करती हैं उन्हें हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि इधर सिंपैथेटिक चल रहा है इधर पैरासिम्पैथेटिक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं क्योंकि हर नर्व हमारे पास पेयर में है। तो जो अच्छा, PNS के 2 पार्ट थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगर आप किसी वॉलंटरी पार्ट को सिग्नल दे रहे हैं काम करने के लिए तो वो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा नर्वस सिस्टम, सोमैटिक। पर अगर आप किसी इनवॉलंटरी पार्ट को सिग्नल दे रहे हैं काम करने के लिए तो वो किसके अंदर आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद ANS के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक बॉडी को एक्साइट करने वाला, एक बॉडी को नॉर्मलाइज करने वाला, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। फ्लाइट, फाइट और फियर जो रिस्पॉन्स होता है, FFF रिस्पॉन्स, वो किसका होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स। इसमें एनर्जी खर्च होती है, इसमें एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई। देखो, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स ही बाहर लेके आती है, ठीक है। बॉडी को नॉर्मलाइज करना है तो भी नर्व्स जो बाहर आएंगी वो स्पाइनल कॉर्ड से आएंगी, बॉडी को एक्साइट करना है तो भी नर्व्स जो हैं वो बाहर आएंगी तो स्पाइनल कॉर्ड से आएंगी, किसी का इमीडिएट रिस्पॉन्स होना है तो भी रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू, ठीक है। अब समझो, सिंपैथेटिक नर्वस, एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना है आपको, हो सकता है आ जाए, यही आ जाएगी, बताइए कौन से, ये वाला जो आउटफ्लो है वो किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एक होता है थोरैकोलंबर आउटफ्लो, वन इज अ थोरैकोलंबर आउटफ्लो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली नर्व्स थोरैसिक और लंबर L3 लेवल तक निकलती हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ओके। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, व्हाट इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो गैंग्लियन के पहले होते हैं। ये गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है बच्चों, दीज आर द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। अब ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स का कहीं साइटोन भी होगा, ये साइटोन कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, लेटरल हॉर्न में। तो लेटरल हॉर्न में जो ग्रुप ऑफ साइटोन पड़े हैं उनके एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आते हैं, वेंट्रल हॉर्न से, और फिर वो जाकर किसी से साइनैप्स बनाते हैं, मतलब दे विल मेक द साइनैप्स विद लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल बॉडीज, और ये जो लॉट्स ऑफ सेल बॉडीज है इनको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो गैंग्लिया के पहले वाले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, इनके भी तो एक्सॉन बाहर निकलेंगे जो रिस्पॉन्स लेके जाएंगे, तो इनके जो एक्सॉन बाहर निकल रहे हैं वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमेशा लंबे और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमेशा छोटे होते हैं, किसमें, सिंपैथेटिक में। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या निकालते हैं, इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन। जबकि पोस्ट को रिस्पांस देना है तो एक्साइट करने का रिस्पांस देना है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकाल रहे हैं, नॉरएड्रेनालिन। तो नॉरएड्रेनालिन वाला जो होता है उसको कहते हैं एड्रीनर्जिक, और एसिटाइलकोलिन वाला जो होता है उसको कहते हैं कोलिनर्जिक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हम समझ गए कि यहाँ पर जो गैंग्लियाज हैं वो सीरीज में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीरीज की होने की वजह से इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा, बहुत तेज होता है, जबकि ये रैंडमली पड़े हुए हैं। इनमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है बहुत बड़ा होता है, पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं, और वहीं पर होते हैं जहाँ पर ऑर्गन को रिस्पॉन्स देना है। इनको बहुत ट्रैवल कर करके जाना होता है, इसलिए इनका, अच्छा ये ट्रैवल करके जाते हैं तो सब जगह रिस्पॉन्स देते हुए जाते हैं, तो इसलिए पूरी बॉडी एक्साइट होती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ओके। सो ये समझ गए, ये तो पूरा डिटेल मैंने आपको लिखा है। तो अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर दोनों फाइबर कैसे होते हैं, कोलिनर्जिक। जबकि इसमें सिंपैथेटिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जबकि पोस्ट कैसा है, एड्रीनर्जिक। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश डाल रही हूँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये एक पढ़ा दिया मैंने, ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने आपको बताया रिस्पॉन्स के बारे में। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें अगर मान लो हम एक एक्सॉन ले रहे हैं तो एक एक्सॉन सिर्फ 2 सेल बॉडीज के साथ साइनैप्स बनाता है पैरासिम्पैथेटिक में, इसलिए रिस्पॉन्स बड़ा ही नॉर्मल है। पर इसमें ये कमबख्त प्राणी ऐसे हैं कि एक न्यूरॉन, भैया एक न्यूरॉन का एंडिंग होगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं कि नहीं होते। अब ये सारे एक्सॉन टर्मिनल अलग अलग सेल बॉडीज के साथ साइनैप्स बना सकते हैं। तो अगर कोई एक न्यूरॉन एक सिग्नल, मान लो किसी को डर का सिग्नल आ रहा है तो इसे भी डर का सिग्नल मिला, इसे भी मिला, इसे भी मिला, इसे भी मिला। अब 20 न्यूरॉन पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं जो डर का सिग्नल लेके जा रहे हैं, इसलिए पूरी बॉडी थरथराती सरसराती कपकपाती है। याद रखना ये चीज, ठीक है। आगे बढ़े।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि ओरिजिन कहाँ पर है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो सिग्नल आ रहा है, जैसे मान लो कि ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, सपोज दैट कि ब्रेन से सिग्नल आ रहा है। अब ब्रेन से सिग्नल कौन लेके आ रहा है? सिग्नल हमेशा कहाँ से आता है? डॉर्सल हॉर्न से आ रहा है। ब्रेन से कोई सिग्नल आ रहा है, सपोज दैट हमने शेर देख लिया, तो ब्रेन से सिग्नल आया कहाँ पर? ब्रेन से सिग्नल आया वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न से होते हुए लेटरल हॉर्न पे आया। लेटरल हॉर्न पे हमें डर लगा, ठीक है, और उसके बाद वो डर वाला सिग्नल लेकर हम वेंट्रल हॉर्न से निकले और किसको दे दिया जाके? ये कौन सा जो निकल रहा है वो कैसा है? गैंग्लियन के पहले वाला फाइबर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्री गैंग्लियन। और उसने सिग्नल किसको दिया? गैंग्लियन को, और फिर वो सिग्नल लेकर पूरे बॉडी पार्ट में गया, विच इज कॉल्ड एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ये पूरी कहानी, ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है, जिसमें हम सिर्फ 2 न्यूरॉन को सिग्नल दे रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज को सिग्नल दे रहे हैं। डन हो गई इतनी बात। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। We have learned so and so many things of the autonomic nervous system. क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में इन दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर बॉडी एक्साइटेड है या नॉर्मल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों में क्या होता है, कौन स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है, ये सारी चीजें आज की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप ये फर्स्ट वाला कहानी आपको क्लियर हो गया ना। विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पार्ट इनवॉलेंट्री होते हैं ज्यादातर वो विसरल होते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए उनको हम विसरल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ओके, विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स पढ़ा, फाइबर्स पढ़े, फाइबर्स इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। गैंग्लियास पढ़े, प्लेक्सस इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें ट्रैवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है। कहानी क्लियर हो गई ना। सो हमने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई उसको बहुत डिटेल से मैंने लिया है। मेरी ये गुजारिश है कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर इससे क्वेश्चन आ जाता है। आई बात समझ में? बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आ जाता है। सो ये था सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मे बी आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, बट मैं आपको कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ाऊंगी जो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, और वो इस चैप्टर में से नहीं आएगी, 12th के हेल्थ एंड डिजीज से आ जाएगा। तो कहीं आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, भैया 11th पास होगा तो 12th तो पढ़ना ही पड़ेगा, कि 12th छोड़ दोगे पढ़ाई। तो हम कुछ डिजीजेस को डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम की, क्योंकि अगर मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो डिजीज के बिना हम काम नहीं कर सकते, कोई डिजीज क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। समझ में आई बात? सो बच्चों, मैंने आज आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया, जो बॉडी अपने आप ही एक्टिव करती है। मैं ये कहानी जो समझाई बड़े ही डिटेल से, बड़े ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत लगा के पढ़ाया आपको, और उम्मीद कर रही हूँ कि जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि मेरे लेक्चर्स आपको लगातार मिलें, बेहतरीन तरीके से मिलें, कोई इंटरप्शन ना हो, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ द मैग्नेट ब्रेन्स। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। बच्चों याद रखो, कुछ नहीं करना है, गूगल के टास्क बार में आपको magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही आप खोलोगे ये वेबसाइट आपको खुलकर दिखने लगेगी। जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर ये जो बार है आपका, इसमें बहुत सारी क्लासेस आपको दिखाई देंगी। अब अगर आप देख रहे हो, क्योंकि मैं कक्षा 11वीं पढ़ा रही हूँ, तो हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? 11वीं पर। क्लास 11th पे आपने टिक करना है, जब आप टिक मतलब क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये सारे विंडोज़ खुल के दिख जाएंगे, और आप देख रहे होगे कि इसमें सबसे अच्छा कौन लग रहा है? ऑब्वियसली मैं। तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करना है, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक। वहाँ पर जैसे ही जाके क्लिक करोगे तो ये खुलकर आ जाएगा, जो कि आप देख ही रहे हो। जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको चैप्टर्स दिखेंगे। सपोज दैट कि अगर आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, सब चैप्टर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप क्लिक करना। जैसे ही ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करोगे, वहाँ पे सारे मेरे लेक्चर्स खुल जाएंगे, जिसमें मिनट्स भी दिए हैं, कितने इतने मिनट्स के ये लेक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे ही आप खोलोगे, वैसे ही मान लो पहला लेक्चर है ये मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, खोल लेना और पढ़ लेना। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो दिया हुआ है, तो इसके बाद कौन सा वीडियो आएगा वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो अभी बनी हुई है आपके वेबसाइट में, मे बी वो अरेंज नहीं हो, पर आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। चैप्टर अगर दिया हुआ है तो आप उसको किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पहले चैप्टर पहले पढ़ेंगे। सो बच्चों, आज की कहानी जो मैंने आपको समझाई, आई होप कि वो आपको समझ में आई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड बार बार, ठीक है। तो ये भी समझाया, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगे एक नए टॉपिक के साथ विद न्यू एक्साइटमेंट। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।